Hi viewers, this is me Ribaha Imran and you're watching my YouTube channel. Viewers, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, डॉक्टर हैं और बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। लॉ के प्रोफेसर हैं और इनसे लॉ के हवाले से बड़ा कुछ जानने का मौका मिलता है। सर, बहुत शुक्रिया हमारे व्यूवर्स के लिए आपने टाइम निकाला। थैंक यू रिबा जी, आपने बुलाया। आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते, राम राम, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, वनक्कम, गुड आफ्टरनून टेक्निकली इट इज। सो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी, ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू सो मच सर। सर, व्यूअर्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सर के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। सर के चैनल का जो नाम है अभिषेक मिश्रा तक्षशिला के नाम से, आपने इनके चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर सर्च भी कर सकते हैं और साथ ही साथ मेरे डिस्क्रिप्शन में भी इनके चैनल का लिंक मौजूद है, तो आपने इनके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। अब हम प्रोग्राम के जाने पड़ते हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सर, मेरा आपसे सवाल है और सवाल ये है कि कल ट्रक ड्राइवर जो थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्या रीज़न है उनके प्रोटेस्ट करने के पीछे? क्या आखिर क्या कहेंगे कि क्या बैकग्राउंड था उनके प्रोटेस्ट के पीछे? क्योंकि एक बार पहले भी किसानों ने प्रोटेस्ट किया था और तब काफ़ी ज़्यादा जो है इंटरनेशनल लेवल पर इस बात को उछाला गया था और उसके बाद से अब ये हम प्रोटेस्ट देख रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये प्रोटेस्ट के पीछे एक लीगल कारण थे और इसका जो कारण है वो बहुत सिंपल है। मेरे ख्याल से मिसकम्युनिकेशन हो गया है बिटवीन स्टेट और ट्रक ड्राइवर एसोसिएशन जो है। हालांकि कल रात को इस जो प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ कर दिया गया, इसको वापस ले लिया गया, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह जी से बातचीत हुई है प्रोटेस्टर्स की और अमित शाह जी ने उनको ये कहा कि हम इसको अभी नोटिफाई नहीं करेंगे। आपको जैसे पता है, मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि भारतीय गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले हमारे जो 3 क्रिमिनल लॉ सिस्टम के अहम लॉ थे उनको वापस लिया और उनको रिप्लेस किया एक इंडियनाइज्ड वर्जन ऑफ उन लॉस को। तो आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता बना दिया गया, इंडियन एविडेंस एक्ट अब उसको भारतीय साक्ष्य विधि कहा जाएगा और सीआरपीसी को जो है उसको भी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को अब क्या कहते हैं हिंदी में, जो भी कहा गया उसको। तो ये अब आइए इसको समझते थे कि हुआ क्या। बेसिकली ऐसा है कि आपको ये समझना पड़ेगा, जो लॉ ऑफ क्राइम है वो कुछ स्पेसिफिसिटीज पे काम करता है, कुछ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होती हैं। तो लॉ ऑफ क्राइम में इसको ऐसे समझना होगा कि कई लोग इसको हिट एंड रन केस समझ रहे हैं और ऐसा समझ रहे हैं कि ये ट्रक ड्राइवर्स के लिए लॉ बनाया गया था। पहली बात, ऐसा कतई नहीं है। ये ट्रक ड्राइवर्स के लिए लॉ नहीं बनाया गया था, ये जनरल लॉ बनाया गया था। ड्राइविंग से रिलेटेड स्पेसिफिक लॉ 279 में ऑलरेडी है। पुराने वाले लॉ में भी था, यानी आईपीसी में भी, पुराना ही क्या, अभी तो आईपीसी ही चल रहा है, आईपीसी में भी था और आईपीसी में भी है और नए वाले लॉ में भी है। तो उसमें यह कहता है सेक्शन 279 की यदि कोई रैश और नेग्लिजेंट तरीके से ड्राइविंग करता है तो उसको 6 महीने की सजा होगी। उसमें अपराध सिर्फ ये है कि आपने रैश और नेग्लिजेंट तरीके से ड्राइविंग की है, उससे न तो किसी को चोट लगी है ना आपको ही कोई नुकसान हुआ है, मगर आपकी ड्राइविंग ही रैश और नेग्लिजेंट थी, जिसके लिए आपको अपराधी माना जाएगा और 6 महीने की सजा दी जाएगी। ठीक है। अब उसके अलावा भारतीय संविधान, आपके भी, चूंकि पाकिस्तान पिनल कोड इज सेम एज इंडियन पिनल कोड, उसके अलावा जो है इंडियन लॉ में जो ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी में डेथ से रिलेटेड जो लॉ है, जिसको हम कल्पेबल होमिसाइड या मर्डर के नाम से जानते हैं, उसके लिए अलग से कानून दिए गए हैं। तो जो ह्यूमन डेथ है जिसको क्रिमिनलाइज किया गया है, वो 3 तरीके का हमारे यहाँ पे आईपीसी में अभी है इस समय। एक है कि आप यदि किसी कल्पेबल होमिसाइड कमिट करते हैं। कल्पेबल होमिसाइड का मतलब है कॉजिंग डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग ईदर बाय इंटेंशन और बाय नॉलेज। ठीक है ना, यानी कि आप यू आर कॉजिंग डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग बाय डूइंग एन एक्ट विच ईदर यू हैड एन इंटेंशन टू कमिट और यू हैड ए नॉलेज टू कमिट। उसी तरीके से इसका जो जिसे समझ लीजिए एग्रेवेटेड फॉर्म है, उसको मर्डर कहते हैं। यानी कि कुछ 5 एक्सेप्शन है, यदि उस एक्सेप्शन कल्पेबल होमिसाइड में नहीं प्रेजेंट है तो कल्पेबल होमिसाइड मर्डर हो जाता है। कल्पेबल होमिसाइड के लिए मर्डर जो पनिशमेंट है
वो सेक्शन 304 में दिया गया है ऑफ द इंडियन पीनल कोड। उसमें यह कहा गया कि यदि आप कल्पेबल होमिसाइड बाय इंटेंशन करते हैं तो आपको जो है फलाना सजा मिलेगी, और यदि आप कल्पेबल होमिसाइड बाय नॉलेज करते हैं तो आपको फलाना सजा मिलेगी। ठीक है ना, लाइफ इंप्रिजनमेंट तक हो सकता है, यानी कि उम्र कैद की सजा तक हो सकती है। उसके अलावा एक सेक्शन 304A है, उसमें यह कहा गया कि यदि आपके रैश और नेग्लिजेंट एक्ट से किसी की डेथ हो जाए तो आपको 2 साल की सजा मिलेगी। आईपीसी में अभी यह व्यवस्था थी। तो इसमें समझिए, कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में क्या होता है कि नॉलेज और इंटेंशन की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि जब आप कोई एक्ट कर रहे हो और आपके एक्ट से किसी की डेथ हो रही है तो उसके डेथ में और आपके एक्ट में एक रिलेशन है, यानी उसकी जो मृत्यु हुई है, उसकी जो फतवाहत हुई है वो आपके एक्ट की वजह से हुई है। और यदि वो आपका एक्ट इंटेंशनल था कि मैं तो इसको मारना ही चाहता हूं, तो आपने कल्पेबल होमिसाइड किया। और अगर वो और भी ज्यादा इंटेंशनल था, यानी 5 एक्सेप्शन नहीं मौजूद थे, तो वो मर्डर हो जाएगा। लेकिन रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट में ये ना तो इंटेंशन की रिक्वायरमेंट है, ना तो नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, यानी ना तो आप उस बंदे को जानते थे, ना आपका इंटेंशन या उसको चोट पहुंचाने का था, ना उसको मारने का था। डेथ इज इंपॉर्टेंट। डेथ इज एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया फॉर दिस लॉ। तो मान लीजिए मुझे एक नई गाड़ी ली और वो नई गाड़ी का मैं स्पीड चेक करना चाहता था, मैंने रोड पे दौड़ा दी गाड़ी। जैसे आप रहने के लिए हमेशा हैरान परेशान बीमार रहती हैं, तो अब आपने मान लीजिए नई गाड़ी आ गई और आपने कहा कि अब ये गाड़ी मुझे चलानी है, आपने उसकी स्पीड टेस्ट करने के लिए उसके एक्सीलेटर के ऊपर पांव चाप दिया, गाड़ी आपकी हवा से बातें करने लगी, आप भी हवा से बातें करने लगी। उसी बीच में आपकी बात सुनने के लिए कोई इंसान बीच में आ गया और आपको पता नहीं था कि वो इंसान बीच में आएगा। आपकी बातें, हवा की बातों के बीच में उसकी बात जो है वो खत्म हो गई, वो उड़ गए भाई साहब। ऐसा चोट लगा कि जब वो नीचे गिरे तो उनके परखच्चे उड़ गए। आप गाड़ी के पीछे सेफ, गाड़ी सेफ, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो भाई साहब जो है वो अल्लाह को प्यारे हो गए। वो नहीं चाहते थे कि वो इतनी, अल्लाह से प्यार करना अलग चीज है, मगर अल्लाह आपसे प्यार करे लोग डर जाते हैं, आप समझ रही हैं। तो वो बेचारे अल्लाह को प्यारे हो गए। अब क्या हुआ इसमें? अब इसमें ये हुआ कि ना तो आप उनका डेथ कॉज करना चाहती थी, ना आपका पर्पस था, ना आपका नॉलेज था, ना आपका इंटेंशन था, लेकिन चूंकि गाड़ी आपने जानबूझ के इतनी तेजी से चलाई और आपको पता था कि मैं इतनी तेजी से गाड़ी चला रही हूं, तो इसमें ये एक रैश एक्ट है, ये एक नेग्लिजेंट एक्ट है कि आपने जानबूझ के उस रिस्क को लिया। हालांकि उस बेचारे जिस व्यक्ति की मौत हुई है, जो उसको आप नहीं जानती थी, ना आपका कोई लेना देना था, ना आप उसकी मृत्यु को कॉज करना चाहती थी, बल्कि आप बहुत दुखी है, लेकिन फिर भी आपकी एक्ट की वजह से ये तो ड्राइविंग का एग्जाम्पल हुआ। अब मान लीजिए आप डॉक्टर हैं, आप, मेरे पास अभी एक केस हुआ था हमारे यहाँ पे, एक डॉक्टर साहब, एक व्यक्ति था, उसको रात को बहुत तेजी से सीजर आया, वो डॉक्टर के पास लेके गया, डॉक्टर ने पता नहीं कौन सी 5 इंजेक्शन लगाई, वो आदमी जो होता है वो नीला हो गया, आधे घंटे में खेल खत्म। तो अब ये जो है, डॉक्टर ने ना तो पूरी डायग्नोसिस की, ना तो प्रॉपरली केयर किया, उसने जो है वो ऐसा ट्रीटमेंट किया जिसकी वजह से पेशेंट घबरा गया। ये भी रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट है। दूसरा कि मान लीजिए कि आप जो है एक बच्चे को, पड़ोस के बच्चे को गोद में लेके जा रही है और बार बार हवा में उछाल रही है, बार बार हवा में उछाल रही है, एक बार वो बच्चा आपके गोद में आने से जो है वो चूक गया और नीचे धड़ से गिर गया, ये भी रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट है। तो ये जो ड्राइवर्स के अगेंस्ट में लॉ नहीं बनाया गया है, ये जो एग्जिस्टिंग लॉ था सेक्शन 304 आईपीसी का, उसको सेक्शन 104 जो है न्याय संहिता का, उसने उसकी क्वांटम ऑफ सजा जो है बढ़ा दी। यानी कि रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट से यदि किसी की डेथ हो, तो देखिए डेथ 3 कारणों से हो रहा है। एक की इंटेंशनल डेथ आप कॉज कर रही है, दूसरा की नॉलेज, आपके एक्ट में नॉलेज है कि आप ऐसा करेंगी तो डेथ कॉज हो जाएगा, तीसरा कि आपको ना तो इंटेंशन है ना तो नॉलेज है, लेकिन आपका एक्ट ऐसा है कि उसमें एक इनहेरेंट हैजार्ड है और उस इनहेरेंट हैजार्ड की वजह से किसी का डेथ कॉज हो गया। जैसे आपने मान लीजिए आप मजदूर हैं, आप बड़ा बड़ा पत्थर उठा के ले जा रहे हैं और आपने सर पे गियर नहीं लगाया, हेलमेट नहीं लगाया है, उसकी वजह से वो पत्थर गिर गया, नीचे वाला कोई मर गया। ये तरीके के जो एक्ट है इनको रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट कहा जाता है। तो 1 मिनट के लिए पॉज कर लीजिए, तो प्लीज, फोन आ रहा है। तो ये जो रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट, कई तरीके के रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट हैं, उनमें से एक ड्राइविंग भी हो सकता है। तो ये कोई ट्रक ड्राइवर के लिए नहीं बनाया गया था, ये खाली रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर दिया गया था इन टर्म्स ऑफ क्वांटम ऑफ पनिशमेंट।
तो और उसमें भी क्वांटम ऑफ पनिशमेंट में भी दो क्राइटेरिया थी। एक तो पहले की जो 2 साल था सेक्शन 304A में, उसको बढ़ा के इन्होंने 7 साल कर दिया। उसमें भी 10 साल उन ऑफेंसेस को कर दिया जिसमें कि कोई अगर पुलिस को या मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म नहीं करे। जैसे मान लीजिए आप मेरी एक्ट से किसी की डेथ, तो मैं यहाँ पे जो है अपने हाथों से ये फायर बॉल खेल रहा था कि उसमें मुंह में पेट्रोल डाल के धुआं नहीं निकालते वो आग का। अब वो सामने एक बच्चा आया और मैंने फूंक दिया, बच्चे जल गया। अब मुझे पता चला कि बच्चा जल गया, वो मर गया, तो मैंने पुलिस के पास जाने की जगह, बताने की जगह मैं भाग गया, तो वो रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट में आ गया। हाँ, मगर एक्ट को रैश और नेग्लिजेंट होना पड़ेगा। यदि एक्ट रैश और नेग्लिजेंट नहीं है तो कोई अपराध नहीं हुआ, कोई क्राइम नहीं हुआ, ये भी समझना पड़ेगा। तो रैश एंड नेग्लिजेंट का मतलब है कि यू हैड टेकन, इसको कोर्ट ने डिसाइड किया दैट ए डेंजरस एक्ट और अ वैंटन एक्ट विद द नॉलेज दैट इट इज सो, यानी आपको पता हो जब आप वो काम कर रहे हो कि ये जो काम है डेलिबरेट और अनप्रोवोक्ड, ठीक है ना, जिसे कहते हैं कि बीइंग वेरी केयरफुल, वेरी जिसे कह लीजिए इनसेंसिटिव, आप समझ रही हैं, इनकंसिडरेट, कि आपके करने से किसी को चोट पहुंच सकता है, वो आपको फर्क नहीं है। जैसे आप अपनी 7वें फ्लोर से शीशे की बोतल नीचे फेंक रही है मजे लेने के लिए, आपको पता है कि कोई नीचे आएगा तो चोट लगेगा। मान लीजिए कोई वाकई में नीचे आ गया, वो चोट लग गई उसको, तो रैश एंड नेग्लिजेंट हुआ। लेकिन अगर आपने रैश और नेग्लिजेंट नहीं हो तो इसमें नहीं लगेगा, तो सारे ट्रक ड्राइवर पनिश हो जाएंगे, नहीं है। लेकिन ये है कि अब शुरू में तो जब तक इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी और कुछ होगा, तो ट्रक ड्राइवर का ये कि मैं गाड़ी डला रहा हूं, कोई आ गया मेरे उसके नीचे, तो अब सीधा 10 साल की सजा, 7 साल की सजा, बहुत लंबा अमाउंट है। प्लस जो पनिशमेंट की रकम है वो भी बढ़ा दी गई है, वो भी 1 लाख रुपए शायद कर दी गई है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। आप कहेंगी तो उसको भी मैं देख के बता दूंगा। फाइन है, फाइन को क्वांटिफाइड तो नहीं किया, बस फाइन दिया है, तो ठीक है जी। तो यही है, ये दिस इज द होल डिस्प्यूट ऑल अबाउट, एंड दिस इज द लॉ, व्हाट लॉ इज। जब आपको क्या लगता है कि न्याय संहिता के लॉ लगेगा या फिर आईपीसी लगेगा? देखिए ऐसा है, ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उसमें यह है कि जो न्याय संहिता है, इसको एसेंट तो मिल गया है राष्ट्रपति का, दोनों हाउसेस से पार भी कर दिया जा चुका है, पास भी कर दिया चुका है, मगर बट नेवरदलेस ऐसा है कि ये जो संहिता है, न्याय संहिता, ये अभी लागू नहीं हुई है क्योंकि डेट ऑफ नोटिफिकेशन नहीं हुई है। जैसे आप अगर प्रेसिडेंशियल एसेंट देख लें, इंडियन गैजेट देख लें, एक मिनट दीजिएगा, न्याय संहिता, तो भारत का राजपत्र अगर आप देखें, द फॉलोइंग एक्ट ऑफ पार्लियामेंट रिसीव द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन 25 दिसंबर 2023 को इसको मिल गया है, लेकिन अभी इसको नोटिफाई नहीं किया गया है, ठीक है ना। तो जब ये नोटिफाई हो जाएगा उस दिन से ये लॉ लग जाएगा जी। तो अभी आईपीसी से ही मैटर चलेगा। सर एंड पर क्या मैसेज देंगे? देखिए एंड पे यही मैसेज देंगे कि ड्राइवर्स, ट्रक ड्राइवर्स और सरकार जो है दोनों एक कंक्लूजन पे पहुंचे हैं। सरकार भी उनके जो ट्रक ड्राइवर्स का कंसर्न है रैश और नेग्लिजेंट एक्ट के लॉ को लेकर के, उसको सुनेगी, समझेगी, और जो एडिक्वेट रेमेडी होगी वो उनको प्रोवाइड करेगी, एंड उसी हिसाब से काम चलेगा। तो इट्स अ गुड थिंग दे हैव रीच्ड द डील। और बिल्कुल मेरा भी मानना है कि ट्रक ड्राइविंग कोई बहुत आसान काम नहीं होती है, एक बहुत टफ जॉब है, बहुत डिमांडिंग जॉब है, और ट्रक ड्राइवर्स को सहूलियतें प्रदान करने की भी ज़रूरत है क्योंकि बेचारे रास्ते में रहते हैं, खाना जैसा तैसा खाते हैं। हमारे यहाँ तो ट्रक में एसी तक भी नहीं होता, इतनी गर्म चिलचिलाती उसमें वो चलाते हैं बिना एसी के, उनका जो टेम्परेचर रहता है। तो इस तरीके से उनका एक टफ जॉब है, तो थोड़ी लीनियंसी तो उनको मिलनी चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि वो, और एक बात याद रखिएगा कि ट्रक ड्राइवर्स हैं तो देश की ना सप्लाई लाइन चलती है। ट्रक ड्राइवर्स कोई छोटे काम नहीं करते, अगर वो ना होना तो सप्लाई ठप पड़ जाए। सो दे आर दी नर्व वेसल्स ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, इंडियन सोशल सिस्टम, इंडियन कल्चरल सिस्टम। सो उनकी कंसर्न्स को बिल्कुल सुना जाना चाहिए और उसको ध्यान में रखना चाहिए जी।
बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ऑन करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाज़त। थैंक यू सो मच।